नमस्कार, मैं आर्के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर्के में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात हो रही है आप इंडियन रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की जो 368 वैकेंसी खुली है, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। थंबनेल में क्लियरली दिया हुआ है, सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती है, भारतीय रेलवे की भर्ती है, 368 वैकेंसी है। यदि आप सेक्शन कंट्रोलर बनना चाहते हैं, यदि आप इंडियन रेलवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक नौकरी लेना चाहते हैं, शानदार सम्मानजनक नौकरी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइए, जिससे कि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में एक गाइड का काम करता रहूं। बात हो रही है, नोटिफिकेशन है 04/2025, मतलब 2025 की चौथी वैकेंसी है रेलवे की। 04/25 नोटिफिकेशन नंबर है, इससे पहले 3 नोटिफिकेशन आ चुका है। बात करता हूं सबसे पहले सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है। सेक्शन कंट्रोलर होता है भारतीय रेलवे के टोटल 19 जोन है, इसमें डिवीजन 70 डिवीजन है। अभी हाल ही में 17 डिवीजन जम्मू बना है, इस तरह टोटल 70 डिवीजन है, 19 जोन। 70 डिवीजन में यदि ट्रेनों का मूवमेंट आपको करना है तो एक डिवीजन में कम से कम 4 से 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है भारतीय रेलवे के द्वारा। उस डिवीजन के द्वारा उस डिवीजन को 4 से 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि जितनी भी ट्रेनों का मूवमेंट होता है अपने अपने सेक्शन में, जैसे मान लो कि चलो वडोदरा डिवीजन में 4 सेक्शन है, इस चारों सेक्शन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्रोलर की ड्यूटी रहती है। वो उस सेक्शन में जितनी भी ट्रेन का मूवमेंट होता है वो देखता है। यदि ट्रेन को प्रेफरेंस देना हो, जैसे मान लो कोई गुड्स ट्रेन आगे चल रही हो, मालगाड़ी आगे चल रही हो, पीछे कोई जनशताब्दी मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन चल रही हो, उसको प्रेफरेंस देना हो तो उस मालगाड़ी को साइड में लेके उस पीछे वाली गाड़ी को आगे निकालना होता है, वह भी उसका काम होता है। और कोई भी ऐसा काम जो कि उस सेक्शन में ट्रेनों के मूवमेंट को इफेक्ट करता हो, सारा काम सेक्शन कंट्रोल करता है। जैसे यदि कोई सिग्नल से रिगार्डिंग काम करना हो, सेक्शन कंट्रोलर की मर्जी से होता है, वही देखता है कि ट्रेन है नहीं है, क्योंकि यदि सिग्नल काम चल रहा है तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, इश्यू होगा, डिटेंशन होगा। यदि ओएचई हम रेलवे की भाषा में और हेड इक्विपमेंट जो बिजली के तार होते हैं, यदि उससे रिगार्डिंग कोई काम हो तो भी सेक्शन कंट्रोलर देखता है। यदि ट्रैक से रिगार्डिंग कोई काम हो तो सेक्शन कंट्रोलर की अथॉरिटी से ही वो काम होता है। तो मतलब ऐसा कोई भी काम जो सेक्शन में ट्रेनों के मूवमेंट को इफेक्ट करता हो, वो कार्य सेक्शन कंट्रोलर देखता है। पोस्ट 368 पोस्ट है, टोटल 15 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 14 अक्टूबर 2025 उसकी लास्ट डेट है। बात करता हूँ पेमेंट की, सैलरी कितना मिलेगा। लेवल 6 की नौकरी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 6 की नौकरी का बेसिक पे 35,400 होता है। इसके अलावा सेक्शन कंट्रोलर को 6,250 रुपए हार्डशिप अलाउंस, मतलब वो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करता है, उसका 6,250 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा उसको महंगाई भत्ता मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, टीए मिलता है, नाइट ड्यूटी का मिलता है, एनएच ड्यूटी मिलता है, बोनस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ट्यूशन फीस मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। इस तरह टोटल मिला के आपको 70 से 80 हजार रुपए इन हैंड मिलता है। एक सम्मानजनक नौकरी, लेवल 6 की नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, भारतीय रेलवे की नौकरी, और आपको 70 से 80 हजार रुपए मिल रहा है। और आपको क्या चाहिए? बहुत ही शानदार नौकरी है, आप भरिएगा, जरूर भरिएगा। इसके अलावा बात करता हूँ एज क्वालिफिकेशन की। एज उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले बता दूं कि एज आपकी 1/1/2026 को काउंटिंग होगा। उस एज का आपकी काउंटिंग 1 जनवरी 2026 को होगा। आपकी उम्र अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 से 33 साल होना चाहिए। मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हो तो एक 93 के बाद से पहले का नहीं हो। SC ST OBC को छूट मिलती है। अनरिजर्व कैटेगरी में 2/1/93 तक चलेगा। और आप किसी भी कैटेगरी में हो, 1/1/2006 से पहले आपका जन्म हो जाना चाहिए। 1/1/2006 के बाद ये आपका जन्म हो रहा है तो आप इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब उम्र आपकी 20 साल से 33 साल 1/1/26 को होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 जनवरी 1993 के बाद का, 1 जनवरी 2006 से पहले का। ओबीसी कैटेगरी 1990 के बाद का चलेगा। SC ST कैटेगरी है कि 2 जनवरी 1988 के बाद का कैंडिडेट चलेगा। अब बात करता हूँ इसमें डिवीजन में आपकी नौकरी होती है। सेक्शन कंट्रोल को एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट रहता है कि सेक्शन कंट्रोलर बने आप। सेक्शन कंट्रोल में डिवीजन मतलब हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग रहती है। हेडक्वार्टर बोले तो जैसे डिवीजन आपको जयपुर, जोधपुर, कोटा, पटना, इलाहाबाद, झांसी, वडोदरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुजफ्फरनगर, मालदा, इस तरह का जो डिवीजन हेडक्वार्टर है वहां आपकी वैकेंसी रहती है, वहां आपकी पोस्टिंग रहती है। हमेशा आपकी ट्रांसफर कहीं नहीं होता है, कहीं कोई ट्रांसफर नहीं होता। आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। डिवीजन में पोस्टिंग रहेंगे, घर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। रात आधी रात को भी आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। एजुकेशन की कहीं कोई इश्यू नहीं रहेगा। मतलब
आप पेरेंट्स और मिसेज कहीं का भी कोई मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन आपको मिलेगी, घर आने जाने की फैमिली के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको मिलेगी। अब बगल में आपका जस्ट बगल में आपका हेडक्वार्टर रहेगा तो क्वार्टर भी मिलेगा, क्वार्टर आप रह सकते हैं। और आप एक ही जगह पोस्टिंग है तो आप अपना मकान भी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात 6 घंटा इसमें ड्यूटी रहती है, ओनली 6 घंटा ड्यूटी रहेगी आपकी, बाकी आप 18 घंटा आप फ्री, कहीं कोई इश्यू नहीं है। मेडिकल कैटेगरी की बात करता हूँ, A2 कैटेगरी चाहिए। A2 कैटेगरी बोले तो रेलवे ने कैटेगरी को A2, A1, B1, B2, C2 इस तरह बांट रखा है, इसमें A2 कैटेगरी चाहिए। A2 कैटेगरी में 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6/6 और 6/9 दोनों चलेगा, जिस हाथ से आप लिखते हैं। यदि आपका राइट हैंड काम करता है तो राइट आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए, आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आंख 6/9 आपकी चलेगी। विदाउट गिलास होनी चाहिए, इसमें चश्मा नहीं चलता है। कलर विजन टेस्ट होता है, नाइट विजन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, ECG होता है। आंखों की लेजिक सर्जरी कराई हुई है तो आपका परमिट नहीं होता है, लेजिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रेलवे ने बनाया है कि आप साइको टेस्ट के समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक आई स्पेशलिस्ट है जिसका परफॉर्मा मैं बता रहा हूँ। ऐसे परफॉर्मे में आपको लेजिक सर्जरी, मतलब इसमें सब कुछ मेंशन है, लेजिक सर्जरी वगैरह, आंख डिस्टेंस विजन, नियर विजन, कलर विजन, सब कुछ मेंशन है। ये आपको आई स्पेशलिस्ट आपका होना चाहिए साइको के समय और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। आपका ये सर्टिफिकेट आपको आई स्पेशलिस्ट बनवा के अपना लेके जाना पड़ेगा। बात करता हूँ फीस की, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। अंडररिजर्व कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट हो किसी भी कैटेगरी की, या एक्स-सर्विसमैन हो, SC/ST कैंडिडेट हो, EBC हो, PWD हैंडीकैप हो, उसका 250 रुपये लगता है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होता है, यदि आप उसमें बैठते हैं तो आपका रिफंड आएगा। जिसका 500 रुपये लग रहा है उसका रिफंड 400 रुपये आता है, जिसका 250 रुपये लग रहा है उसका रिफंड 250 का 250 आता है। इसके लिए जब आप फॉर्म भरें उस समय आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नेम, IFSC कोड और बैंक का एड्रेस आपके पास में होना चाहिए, वो आपको मेंशन करना है। आपका मित्र या साइबर कैफे के भरोसे ना रहे, वो अपना नंबर देते हैं, पैसा आपसे लेते हैं और अपना अकाउंट नंबर देते हैं। इसलिए आप अपना फॉर्म भरिए, आप अपना खुद का अकाउंट नंबर दीजिए, जिससे कि रिफंड ही आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, जो बहुत पहले कर लेनी चाहिए लेकिन आप कर रहा हूँ। इसमें ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन या उसके समकक्ष कोई भी होना चाहिए, मतलब आपका बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, स्नातक आप होने चाहिए। स्नातक आपका लास्ट डेट जो है 14 अक्टूबर, उस तक आपका स्नातक हो जाना चाहिए। अब अपीयरिंग है तो आपका नहीं चलेगा। प्रोसेस की बात करता हूँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए। यदि आपका क्रिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि आपने 2024 या 2025 में किसी भी वैकेंसी, किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आपने क्रिएट अकाउंट किया तो आपका वही चलेगा, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर और मेल ID फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक आपका सेम होना चाहिए, कि आजकल किसी भी कॉल लेटर में ऑफलाइन कॉल लेटर नहीं भेजता, किसी भी वैकेंसी में ऑफलाइन कॉल लेटर नहीं भेजता है, हमेशा ऑनलाइन कॉल लेटर ही आपके पास आता है। इसके लिए आपका मेल पे आएगा और SMS आता है। इसके लिए मोबाइल नंबर, मेल ID आपको ज्वाइनिंग तक आपका सेम होना चाहिए। सब कुछ कार्य इसमें ऑनलाइन होता है, क्रिएट अकाउंट आपका ऑनलाइन होता है। फोटो आपकी लाइव फोटो कैप्चरिंग होगा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें लाइव फोटो चलेगा। उसमें आपका फ्रंट व्यू ही होना चाहिए, दोनों कंधे आने चाहिए। आपका टॉप व्यू, साइड व्यू ये नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए। SC/ST सर्टिफिकेट आपका, यदि आप ट्रेवलिंग अथॉरिटी फ्री ट्रेवलिंग पास लेते हैं, यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी पास मिलता है। मतलब आप कहेंगे कि मुझे अब नियरेस्ट स्टेशन से एग्जाम सेंटर के नियरेस्ट स्टेशन तक आपको फ्री में जाना है तो स्लीपर क्लास का आपको पास मिलता है। आपको कॉल लेटर में मेंशन होता है, आप कहीं भी आप नियरेस्ट स्टेशन पे जाके उसको बुक करवा सकते हैं, आपको टिकट मिलेगा। उसके लिए आपको 400 KB में JPG फॉर्मेट में 400 KB में आपका SC/ST फॉर्मेट अपलोड करना पड़ेगा। साइन की बात करता हूँ तो आपका व्हाइट पेपर का ब्लैक पेन से साइन होना चाहिए, जो 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। वही JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आप पहले से कहीं कोई नौकरी कर रहे हैं, PSU में नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वो दिखाना होगा। काफी कुछ हो गया है। हाँ, इसमें एग्जाम की बात करता हूँ। एग्जाम शेड्यूल क्या होता है, इसमें सिंगल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एक बार आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बोले तो साइको टेस्ट होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। CBT जो होता है, जितने भी कैंडिडेट उसमें बैठते हैं उसमें वैकेंसी का 8 गुना, मतलब 368 गुना 8 आपकी टोटल लगभग आपको 28-29 उसमें पास किया जाएगा। वो साइको टेस्ट में बैठेगा। साइको टेस्ट से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जितनी सीटों में उतना ही कैंडिडेट आप पास किए जाएंगे। साइको टेस्ट में आपका 30% लिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 70%। इन दोनों के
मेरिट के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। कम एग्जाम की बात करता हूँ, 120 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। इसमें रीजनिंग और मैथ आती है, एनालिस्टिक और मैथ कैपेबिलिटी आती है 60 नंबर की, और मेंटल और लॉजिकल रीजनिंग आती है इसमें 40 नंबर की। टोटल 100 क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का आता है, 120 मिनट आपको मिलता है। कहीं जिसको इश्यू था कि मुझे जीके नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उनके लिए सबसे बढ़िया वैकेंसी है, जरूर चेक करें, जरूर भरिएगा। अब बात करता हूं कि कहां से भरे फॉर्म। फॉर्म भरने के लिए जो लिस्ट दिया हुआ है, टोटल 368 वैकेंसी में अहमदाबाद से 15 वैकेंसी है, अजमेर से 33 वैकेंसी है, बेंगलुरु से 27 है, तो बिलासपुर से 27 है, गुवाहाटी से 16 है, कोलकाता से 28 है, मुंबई से 44 वैकेंसी है, प्रयागराज से 23 वैकेंसी। इस तरह इसमें अपने नियरेस्ट आप भरते हैं तो ट्रांसफर का इश्यू नहीं रहेगा, दूर भरते हैं तो मैंने थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी। अब बात करता हूं कि सिलेक्शन कैसे हो। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी अब तक आपको क्लियर बता दूं, सिलेक्शन कंट्रोलर की जितनी भी वैकेंसी आती थी अब तक, स्टेशन मास्टर से और ट्रैफिक अप्रेंटिस से सेक्शन कंट्रोलर बनाए जाते थे। उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती थी की जो ट्रैफिक अप्रेंटिस है। अब सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है लगभग 2 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। आपका सिलेक्शन कैसे हो, जितने भी मैं बता दिया, आरआरबी एनटीपीसी इसमें भर्ती करती थी, तो अभी भी अब आरआरबी एनटीपीसी का जितना भी पहले से फॉर्म आ चुका है सबका फॉर्म आप भरिएगा, सबका भरिएगा नहीं, मतलब जितनी भी वैकेंसी आ चुकी है सारा प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा। पिछले 5-10 साल में जितने भी फॉर्म आए हैं सबका प्रैक्टिस सेट करिए। हाँ, आप चाहो तो मैथ और रीजनिंग का ही करना है, आपको जीके वगैरह आपको छोड़ देनी है। दूसरा, एक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं जो पहले नहीं आते थे, इसलिए अपने आप को अपडेट करिए। आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप वही घिसे पिटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और साइंस का भी आता है, लेकिन इसमें रीजनिंग और मैथ आती है तो इसका कहीं कोई इश्यू नहीं है। हाँ, दूसरा, हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दो, आप पढ़ रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली, आप 10 साल पहले भी दिल्ली पढ़ा, आज दिल्ली पढ़ रहे हैं। आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में आएगी भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी, इससे पहले क्या थी, आपको 2 क्वेश्चन नहीं तैयार हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस हम करते हैं तो हम अलग अलग सब्जेक्ट की करते हैं। मैथ आप पढ़ रहे हैं तो मैथ की करते हैं, मैथ में आप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की ही प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, ये गलत है। हमें प्रैक्टिस पूरा करना है, मतलब एक पेपर के हिसाब से करना है। बीच बीच में आपका प्रॉफिट लॉस भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी, फिर रेशियो भी रहेगा, अनुपात समानुपात भी रहेगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी रहेगा। सब कुछ रीजनिंग और मैथ उसमें एक साथ आनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस, फाइनल पेपर उसी हिसाब से आता है, इसलिए हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। यही था छोटा सा प्रयास आप लोगों को गाइड करने के लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, जरूरतमंद को शेयर करिएगा, और वीडियो अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइएगा। कहीं कोई इश्यू हो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जरूर आपका रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।